तो हम आज चर्चा करने वाले हैं एक मोल अवधारणा की। जो इस अध्याय की मूलभूत इकाई है, मोल अवधारणा, जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब हम सबसे पहले देखेंगे मोल क्या होता है। मोल तो मोल जानने से पहले अगर मैं पूछूं एक दर्जन कितना होता है, आप लोग कहेंगे 12 इकाई। मैं पूछूं एक टन क्या होता है, आप लोग कहेंगे 1000 किलोग्राम। मैं पूछूं 1 लाख कितना होता है, आप लोग कहेंगे 10 की घात 5। मैं पूछूं 1 मिलियन कितना होता है, आप लोग कहेंगे 10 की घात 6। 1 बिलियन कितना होता है, आप लोग कहेंगे 10 की घात 9। 1 ट्रिलियन कितना होता है, आप लोग कहेंगे 10 की घात 12। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब इकाई, जैसे अगर मैं बात करूं कि हम एक सेव की बात करें, सेव, क्या सेव के लिए हम मिलियन यूनिट करेंगे, बिलियन इकाई यूज़ करेंगे, या फिर दर्जन यूज़ करेंगे? हम दर्जन ही यूज़ करेंगे। तो सेव के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? दर्जन। तो जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान या उसका आकार जितना छोटा होता जाता है, हम उतनी बड़ी इकाई यूज़ करते जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं विश्व बैंक में बड़ा पैसा, उसमें हम दर्जन तो यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम मिलियन, बिलियन, यहाँ तक कि ट्रिलियन तक रुपए यूज़ करेंगे। तो जितना ज़्यादा उसका मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा होगी, उतना ही इकाई उसकी बढ़ती जाएगी। जितनी कम मात्रा होगी पदार्थ की, उतनी इकाई बढ़ती जाएगी। पदार्थ की मात्रा की बात नहीं की जाए, यहाँ पे बताया जाए कि पदार्थ का आकार की, आकार जितना छोटा होगा उसकी बिलियन, ट्रिलियन, उतना ही ज़्यादा उसकी इकाई होती जाएगी। तो अब आकार की बात करें तो हम इस अध्याय में मुख्यतः परमाणु, अणु और हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, इन सब की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो इनके लिए क्या हम दर्जन यूज करेंगे? नहीं, इनके लिए यहां तक कि ट्रिलियन इकाई भी बहुत छोटी होती हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं 1 मोल। और 1 मोल होता है 6.023, लगभग इतना होता है, इंटू 10 की घात 23। इसको हम ऐसे लिखते हैं NA। यहाँ एन है जो नंबर को बता रहा है, ए बता रहा है आवागाद्रो। आवागाद्रो एक साइंटिस्ट था, तो इसको आवागाद्रो नियतांक या फिर आवागाद्रो कांस्टेंट कहते हैं। आवागाद्रो नियतांक या फिर आवागाद्रो कांस्टेंट। अभी आवागाद्रो की बात करें तो ये आया कहाँ से, ये ही क्यों संख्या यूज की गई, यही इसी का क्यों उपयोग किया गया? हम क्यों ऐसे कोई 10 की घात 20 नहीं बना लिया हमने, 10 की घात 23 कुछ क्यों नहीं बना लिया? ये जो है यही क्यों आया? तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मोल की परिभाषाएं देख लेते हैं कि मोल को किस तरह से बताया गया है। तो पहली परिभाषा कहती है 1 मोल की वह मात्रा जिसमें
उतने ही कण होते हैं। कण की बात करें तो कण की बात करें तो हम परमाणु की भी बात कर सकते हैं, मोल किसी के लिए भी हो सकता है, परमाणु के लिए, अणु के लिए या कण के लिए। जितने की कार्बन 12 जो है समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के सही 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम परमाणु है। तो कार्बन 12 के समस्थानिक क्या होते हैं? अब कार्बन 12 का क्या मतलब है, एक बार आप लिख लीजिए। इसको जब हम आगे आएगा तो आगे हम देखेंगे कार्बन 12 समस्थानिक क्या होता है, और इवन हम देखेंगे कार्बन कहते किसे हैं। अभी तक हमने नाम सुना है, हमने जानते इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, ये तत्व हैं, तत्व क्या होते हैं। अभी हमने देखा यौगिक क्या होते हैं, और पिछले चलचित्र में आपने देख लिया होगा कि कार्बन थोड़ा बहुत हमने अनुमान लगा लिया है। तो 0.012 किलोग्राम परमाणु है। तो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसको। तो हम देखते हैं कि यह बताया गया है कि एक पदार्थ के मोल में कणों की संख्या समान होती है। अगर मैं बात करूं, एक मोल आयरन, एक मोल कॉपर, इन सब में जो कणों की संख्या है वो कितनी होगी? 6.023। इसमें भी कितनी होगी कण? 6.023 10⁻23 इतने कण होंगे। अब कण इतने हैं तो फिर अगर हम बात करें तो फिर हम इसकी मात्रा कैसे निकाली जाएगी कि इस संख्या की शुद्धता ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 का द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक मापने का एक यंत्र है। इससे पाया गया है कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 का द्रव्यमान आया है 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और यह बताया गया है मोल की परिभाषा कि कार्बन के एक मोल का भार 12 ग्राम है, और कार्बन का एक मोल का भार कितना है? 12 ग्राम, ये भी बताया गया है। ठीक है, कार्बन का एक मोल का भार 12 ग्राम है, तो इसमें कितने परमाणु उपस्थित होंगे? कहने का तात्पर्य है अगर कार्बन 12 है, उसका इतना द्रव्यमान है एक कार्बन 12 ग्राम, और एक मोल का भार दे रखा है 12 ग्राम। तो इन दोनों को अगर हम विभाजित कर दें, इन दोनों को अगर हम 12 ग्राम है और एक में कितना है? 1.99264 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ से हमारा आता है 6.0221367 इंटू 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु एक मोल में, इतने परमाणु कितने किस में आ जाएंगे? एक मोल में। तो एक मोल का भार हमें पता है 12 ग्राम, क्योंकि परिभाषा ये दी गई है ना, एक मोल की वह मात्रा जिसमें उतने कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। तो अब देख लें तो 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं। तो ये संख्या आती है 6.00, जिसको हमने पहले दे दिया, क्या है? आवागाद्रो नियतांक। अब अगर हम दूसरे इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो यही है। अगर हम इसका आगे देखें तो फिर अगर हम बात करें कि एक मोल में, अब एक मोल को क्या बोल दिया जाएगा? इतना संख्या 0.6.0221367 इंटू 10⁻23 कण। हम बात करें इतने
इतने अगर ग्रह है तो उसको एक मोल ग्रह कहा जाएगा। इतने अगर परमाणु है कार्बन के, उसको एक मोल कहा जाएगा। इतने अगर गेहूं के दाने हैं उनको एक मोल कहा जाएगा। तो जिस तरीके से दर्जन, दर्जन हुआ, टन हुआ, इस तरह की इकाई जो है इनको इसी तरीके से मोल को क्या कहा जाता है, 6.001 0.221367 गुणा 10 की घात 23 कण कहा जाता है। अब इसका रासायनिक में, रासायनिक जो है रसायन शास्त्र में इसका किस प्रकार का उपयोग है। तो अगर हम रसायन शास्त्र में देखा जाए तो रसायन शास्त्र में इतने कण जो है, तो एक मोल जो है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के एक मोल का भार कितना होगा, एक मोल का भार होगा 23 ग्राम। अब कैसे पता चल गया भाई, मैंने ना एक अणु तोला, मैंने सीधे 6.0203 इंटू 10 की घात 23 परमाणु को तोला, तो माप कितना है 23 ग्राम। अब इतने परमाणु पहले मैं गिनूं फिर उसको तोलूं, जो कि असंभव है। तो क्या होगा, तो इसका जो भार होता है वो एक मोल, एक मोल परमाणु का भार उसके अणुभार या फिर परमाणु भार के बराबर होता है। एक मोल अणु का भार, एक मोल। तो अगर मैं बात करूं CO2 की, अब हमें पहले पता होना चाहिए कि परमाणु भार अणुभार क्या होता है। अभी के लिए मैं बता देता हूं, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम प्रति मोल। ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम प्रति मोल। तो कार्बन हो गया 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणा 16, तो हो गया 44 ग्राम प्रति मोल। तो इतने ग्राम हो गया प्रति मोल में। अगर मैं बात करूं SO2 का क्या है परमाणु भार, तो सल्फर का मैं पहले ही बता दूं 32 ग्राम प्रति मोल है। तो हो जाएगा 32 प्लस 2 गुणा 16, तो ये हो जाता है 64 ग्राम प्रति मोल। अगर मैं बात करूं बेंजीन, जिसको कहते हैं C6H6, बेंजीन कार्बन का होता है 12 ग्राम प्रति मोल, हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम प्रति मोल। कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन का 6 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1, ये हो गया 78 ग्राम प्रति मोल। अभी मैं बात करूं ऑक्सीजन का भार कितना, अणु, ये O2 का अणु भार हो जाएगा 32 ग्राम प्रति मोल। और अगर मैं बात करूं परमाणु भार, तो परमाणु भार हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। अब ये कैसे किया मैंने, कार्बन 1 है तो कार्बन का 1 लिखा है, 1 से गुणा किया, और ऑक्सीजन 2 है तो ये ऑक्सीजन के भार से गुणा किया, तो ये आया संख्या हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको हम आगे और अलग तरीके से देखेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि अणु भार और परमाणु भार, मतलब एक मोल में इतने ग्राम होते हैं। अगर ग्राम प्रति मोल का क्या मतलब है, अगर मैं इसका एक मोल लूँ तो इसमें 44 ग्राम होंगे, इसका एक मोल लूँ 64 ग्राम होंगे, इसका एक मोल लूँ 78 ग्राम होंगे, इसका एक मोल लूँ 16 ग्राम होंगे। तो इस प्रकार से हम बताया जाता है कि जितने ग्राम पर मोल में है। तो अब मोल ज्ञात करने के सूत्र क्या है, मोल ज्ञात करने के सूत्र,
विभिन्न सूत्रों से मोल ज्ञात किया जाता है। अब मोल ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं। मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या होती है भार ग्राम में विभाजित किया मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या है? एक मोल का कितना द्रव्यमान है, ग्राम में ही होगा। तो मोलर द्रव्यमान कहते हैं हम एक मोल का कितना द्रव्यमान है, जहां मोलर द्रव्यमान किसके बराबर है? ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। अगर परमाणु की बात करें, परमाणु के मोल निकालने हो तो मोलर द्रव्यमान परमाणु भार हो जाएगा, और अणु के निकालने हो तो मोलर द्रव्यमान अणु भार हो जाएगा। इसको हम अलग अलग उदाहरण की मदद से देखेंगे। अब ये होता है मोलों की संख्या का दूसरा सूत्र। यहाँ आयतन हो गया गैस का 22.4 लीटर। अगर अब ये देखा जाएगा कहीं कहीं जगह 22.7 लीटर भी लिया जाता है आजकल, तो ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 22.7 क्यों लिया जाता है, 22.4 कई जगह 22.7 लिया जाता है। इसको हम देखेंगे क्यों ये 22.7 आया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आजकल की परीक्षाओं में 22.7 को ज़्यादा मान्यता दी गई है, 22.4 को कम दी गई है। उसका क्या कारण है, हम अगर किसी को बताओ, हम एक समीकरण होता है पी वी बराबर एन आर टी। इसमें हम दाब रखेंगे, आयतन रखेंगे, तो मोल रखेंगे, आर का मान रखेंगे, गैस नियतांक तापमान रखेंगे, तो एस टी पी या एन टी पी कि अगर हम यहाँ पे उनकी कंडीशन रखें पी वी बराबर एन आर टी में, तो वो मान से आएगा जो आयतन है 22.7 लीटर। इसको हम रख के देखेंगे जब हम गैसीय अवस्था जब अध्याय पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे। तो मोलों की संख्या ये हो गई 22.4 या फिर 22.7। और ये सूत्र कब लगा सकते हैं? जब कंडीशन क्या हो, एन टी पी या एस टी पी। एन टी पी एस टी पी भी लगा सकते हैं। एन टी पी एस टी पी क्या होता है, इसके बारे में जब हम ताप पढ़ लेंगे, दाब पढ़ लेंगे, दाब क्या होता है ना, तब हम ज़्यादा डिटेल में जानेंगे ज़्यादा, है ना। अभी हम देख रहे हैं मोलों की संख्या कितनी होती है। अब हम तीसरा देखेंगे जो सूत्र है। अगर हमारे को दिया हो मोलों की संख्या, ये होता है एन बटा एन ए। एन क्या बताता है? एन बताता है एन बताता है कणों की संख्या, और ये बताता है अवगाद्रो नियतांक। अवगाद्रो नियतांक हमने पढ़ा था, ये कितना होता है? 6.023 10 की घात 23। तो ये अवगाद्रो नियतांक है। तो अब इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग के लिए पहले हम अणु भार और परमाणु भार को अच्छे से समझेंगे, और किस तरह के अणु भार परमाणु भार होते हैं। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि मोल की कैसी गणनाएं की जाती हैं। तो अभी हमारे को पहले पढ़ना है अणु भार परमाणु भार क्या होते हैं, अणु भार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, जिससे हम और ढंग से अणु भार परमाणु भार को समझ जाएंगे। फिर हम मोलों की गणना करेंगे।